Hello everyone, my name is Ishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का ये चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, और ये एक वन शॉट वीडियो है ना। एक ही बार में काम तमाम, एक ही बार में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। ओके। और यहाँ पे आपको कंटिन्यूस फॉर्म में जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, और आप अपने जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो बिना कोई देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, और इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग आखिर क्या है, देन बायोडाइवर्सिटी, देन नीड फॉर क्लासिफिकेशन, देन थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, देन उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो चलो देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने राइज होता है वो है हमारा व्हाट इज लिविंग, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी राइज होता है कि आखिरकार हम लिविंग किसको बोलते हैं, आखिरकार हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, या फिर ये लाइव नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो हमको थोड़ा सा एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार लिविंग में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होता है वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लिए होता है, बहुत ही यूनिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है और कौन सी चीज़ लिविंग है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसको हम डिफाइनिंग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है और ये चीज़ जो है वो नॉन लिविंग है ना। तो एक एक करके इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो है ग्रोथ। लिविंग जो होते हैं उनमें ग्रोथ दिखती है, रिप्रोडक्शन दिखती है, और इसके अलावा उनमें क्या होता है, सेंस होता है ना। वो इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट को एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो हो रही है ना। दैट मीन्स वो सेंस कर सकते हैं। अगर कोई टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसको सेंस कर सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो पता कर सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इस तरीके के जो सेंसेस हैं उस ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो वो क्या कर सकता है, जो भी सेंस कर रहा है या फिर जो भी उसको चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं, उनके अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है ना। ये एक यूनिक फीचर है कि कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिविंग क्या कर सकता है, जो चीज़ उसको क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, उसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, कुछ एक्टिविटी कर सकता है उसके अगेंस्ट में। तो ये एक यूनिक फीचर है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्रिएट होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली चलता रहता है बॉडी के अंदर। देन उसके अलावा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बेसिकली, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। देन वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन उनमें दिखाई देता है कि ये देखो सेल है, सेल फिर किन से मिलकर बना हुआ है ना। फिर सेल जो रहेगा बहुत सारी सेल्स मिलकर कुछ और एक कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लिविंग जो होगा वो सेल्फ ऑर्गेनाइज भी होगा, ठीक है। देन उसके अलावा इंटरेक्ट करेंगे और इमरजेंस और रिस्पॉन्ड भी देते हैं। तो इस तरीके के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें इसको डिफाइन करूँ या फिर उसको कैरेक्टरिस्ट जो होंगे उसको मैं अगर बताऊँ कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हमको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है, वो है सबसे पहला ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म,
है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर बोलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये, मेटाबॉलिज्म। देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद होगा कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स समझ में आते हैं जो कि लिविंग में हो सकते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की, आखिर ग्रोथ क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है आपका अपने आप को क्या करना, डबल करना, अपने आप को इंक्रीज करना। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में हमको ग्रोथ दिखाई देता है, वो या तो मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमको ग्रोथ दिखाई देता है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। और जो सिर्फ सिंगल सेल, एक ही सेल के बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेलुलर दोनों में ही क्या दिखता है, हमको ग्रोथ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ है इंक्रीज इन सेल नंबर, उनके सेल्स में इंक्रीज होना, या फिर हम बोले उनके साइज में इंक्रीज होना। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, साइज और सेल नंबर, दोनों ही जब इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ओके, तो आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी भी पता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, है ना। ये क्या है, बेसिक यूनिट, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वायरस, है ना, वायरस में सेलुलर बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल के नंबर्स में इंक्रीज, मतलब ये एक सेल है तो एक सेल से कितने सेल्स बन गई, दो सेल बन गई, दो से कितनी सेल्स बन गई, चार सेल बन गई। सो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर के मटेरियल भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, है ना। तो इंक्रीज होंगे तो सेल का साइज भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्या है, ग्रोथ है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ होती हैं, ठीक। तो अगर हम देखें सेल डिवीज़न जो होता है इसमें, दैट मीन्स कि ग्रोथ जब होती है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रोथ इन्वॉल्व सेल डिवीज़न। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, दो सेल फिर चार सेल में डिवाइड हो गई, फिर ये चार सेल वापस से डिवाइड करेगा। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सेल का डिवीज़न। एक सेल दो सेल में जब बढ़ जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी कंटिन्यूसली इसमें होता रहता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, प्लांट कैसे सेल, कैसे ऑर्गेनिज्म से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो वो क्या तेजी से ग्रोथ करते हैं और कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन में। तो एक बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी लाइफ जो होती है एक स्पेसिफिक एज तक होती है। बट अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक क्या करते हैं, जीते हैं, उनकी लाइफ स्पान जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जाते हैं, तो अपनी पूरी लाइफ में वो ग्रोथ करते जाते हैं। बट जो एनिमल जो होता है उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है और स्पेसिफिक एज तक होती है ना। जैसे कि हमारी बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी आप देखोगे, तो दूसरे एनिमल्स की बॉडी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक एज तक होगी, उसके बाद फिर ग्रोथ होना बंद हो जाती है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक साइज और एज तक आने के बाद एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की, तो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है ना, इसको आप नोट कीजिए। नोट ये है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका माउंटेन, बोल्डर्स, देन सैंड, ये क्या करते हैं, ये भी साइज में इंक्रीज होते हैं। बट इनका साइज में इंक्रीज होना क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, है ना। बट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ये भी साइज में इंक्रीज हो रहा है, माउंटेन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा दिखता है। लेकिन ये क्या है कि जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, तो उसका मतलब वहाँ पे हमको एक ग्रोथ देखने को मिलती है। बट ये ऐसा ग्रोथ नहीं है जो एक सेल में हो रही है, क्योंकि सेल में या ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, बॉडी के अंदर होती है। कहाँ होती है, बॉडी के अंदर,
बट जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है बस वो इकट्ठा होता चला जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ये छोटा सा नोट आ गया है, इसीलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं बोलते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, है ना। क्योंकि पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, है ना। ग्रोथ को अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे तो हमको कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको नॉन लिविंग बोलें और किसको लिविंग बोलें, इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोलते। बट आपको ये याद रखना होगा कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं होते। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका मतलब होगा कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, है ना। प्रोजेनी का मतलब बच्चे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ऑर्गेनिजम्स या फिर अपने ही जैसे जो है प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि या तो ज़्यादा सिमिलर होंगे या फिर कम सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से कॉपी नहीं होते, कभी होता क्या है उनमें हल्का सा छोटा सा चेंजेस उसमें देखने को मिल ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट हमको समझ में आ रहा है कि अपने ही जैसे या फिर अपने से थोड़े से अलग क्या करते हैं, वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में हम इसको पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। क्या होगा, सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स। और क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, उनको बोलते हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि सिंगल पेरेंट जिसमें होता है और सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, फिर प्रोजेनी बना देता है, इसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें टू पेरेंट होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, यूनि मतलब क्या, सिंगल सेल। ये सिंगल सेल जो होती है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है। क्यों बोल सकते हैं इसको हम, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम इसमें एक ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो देखो क्या हो रहा है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो रही है, मतलब सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तो ग्रोथ है, और यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन भी। कि और क्या बोलते हैं इसको, हम रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल ही है, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वल हमको दिखाई देता है, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि म्यूज, बी, है ना, या फिर इनफर्टाइल मैन, इनफर्टाइल कपल। तो इनफर्टाइल कपल और जो वर्कर बीज होती हैं, है ना, जो बीज हैं उनमें वर्कर्स भी होती हैं जो इधर से उधर काम करती हैं। और देन म्यूल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, बट वो भी तो क्या है, लिविंग है ना। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अपनी लाइफ स्पैन जीते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। हालांकि जितने ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है, जब भी तो क्या करेंगे, जब भी तो अपनी जो स्पीसीज़ है वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। अपने अपने जो अर्थ है, अब सबकी एक एज होती है, अब उसके बाद तो क्या होगा, डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद फिर क्या, उनकी स्पीसीज़ खत्म ना हो जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनफर्टाइल हैं, दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कैसे हैं, जिंदा है, लिविंग है, इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म आखिर क्या है, ध्यान से देखना इसको, कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना, हमारी बॉडी है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सभी को हम बोलते हैं मिला के, सभी को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे उसको हम, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म में हम दो प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब सब सिंपल समझो, तोड़ना, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो
टूट जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक, और एनाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, बनना। सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होके, जैसे कि ए प्लस बी, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ज्वाइंट हो गए और क्या बनाया, ए बी, तो ये है एनाबॉलिज्म। ये क्या है, एनाबॉलिज्म। अब ए बी जो है वो ब्रेक हो गया और ए प्लस बी बना लिया, तो टूट गया, ये क्या हो गया, ब्रेक। तो यहां पे क्या लगा, एनर्जी। तो इस तरीके से यहां पे आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के क्या करता है, टूट के दो पार्ट में हो गया, उसको हम, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। चलो थोड़ा सा मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सो अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की, तो वो दोनों तो हमको क्लियर हो गया कि बनना, फॉर्मेशन करना एनाबॉलिज्म है, टूटना कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग फीचर हम इसको बोल सकते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब यहाँ पे वो होगा ही। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब। ये बात आपको जान के बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर हम उन रिएक्शंस को करो, जैसे कि सपोज करो कि एक बॉडी है, बॉडी के अंदर जो है कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, चीज़ें बन रही हैं और चीज़ें टूट रही हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये टेस्ट ट्यूब में भी हो सकती हैं। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन कहाँ हो सकती है, टेस्ट ट्यूब में हो सकती हैं, मतलब कहाँ हो सकती हैं, बॉडी के बाहर, है ना, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड जब द बॉडी अगर कोई रिएक्शन होती है जो बॉडी के अंदर होती है, बट उसको अगर हम आउटसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर भी कर सकें, तो इस टाइप की प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं इनविट्रो। इनविट्रो मतलब क्या, बॉडी के बाहर यानी कि टेस्ट ट्यूब में। इनविट्रो क्या मतलब होता है, इनविट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको मतलब उस जगह को क्या बोलेंगे, इनविट्रो बोलेंगे, है ना। तो टेस्ट ट्यूब क्या है, बॉडी के बाहर है जगह, उस लोकेशन पे अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्मिक रिएक्शंस हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, लिविंग रिएक्शंस। हालांकि ये यहाँ पे अगर रिएक्शंस होगा तो ये लिविंग तो नहीं है, लाइव तो नहीं है, ये लाइव तो हो नहीं जाएगा, बट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। ठीक, लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ कहाँ पे होती हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और इन रिएक्शंस को हम लैब में भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, उस लोकेशन को क्या बोलेंगे, इन विट्रो लोकेशन बोलेंगे। दैट मीन्स बॉडी के बाहर वो चीज़ें हम कर रहे हैं इसलिए हम उसको इन विट्रो बोलते हैं, और वहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन हो सकती है, बट वो कौन सी रिएक्शंस होंगी, लिविंग रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो ये है आपका मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑर्गेनाइज मैनर में काम करती हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर होता है सेल। क्या होता है उनके अंदर, सेल। सेल जो है ये एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। तो हम यह बोल सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की ये फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलने का क्या मतलब है, मतलब अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो बाहर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेम्ब्रेन, है ना, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। देन उसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे कि ये ऑर्गेनल बनाए थे मैंने, ये ऑर्गेनल जैसे कि है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे ये बना दिया मैंने, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बना दिए ये राइबोसोम्स। तो ये सारे के सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमको, एक ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल काम करता है। सो
द सेल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये सभी के सभी अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो क्या देता है ये देता है सेल को एनर्जी, है ना, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। राइबोसोम जो होता है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर डीएनए होता है ना, और डीएनए जो रहता है सभी हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से जो इसके ऑर्गेनल्स होंगे सभी के अपने अपने फंक्शंस होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ जो होती है एक ही सेल में बिता देते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल सेल है, उसके पूरी सिंगल सेल के अंदर ही वो सारी की सारी प्रोसेस करेगा, सारी की सारी प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस, जैसे एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है ना, देन अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी जो रहेगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर देगा। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, खुद ऑर्गेनाइज होंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे, है ना, और क्या करेंगे, हमारा जो सेल रहेगा, हमारे जो सेल्स रहेंगे वो एक साथ ज्वाइंट होंगे और एक साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए काम करेंगे, है ना, और स्पेसिफिक काम करेंगे, ठीक है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे और सब क्या करेंगे, सब कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बना लेंगे, है ना, एक ग्रुप बना लेंगे सेल का, और वो जो ग्रुप रहेगा सेल का वो एक आपस में एक साथ काम करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, क्लियर है। देन जो ये टिश्यूज होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो होंगे वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। क्या बना लेगा ये, ऑर्गन बना लेगा। इसके अलावा जो बहुत सारे ऑर्गन्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाने का काम करेंगे, और ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, और देन फिर ये सभी के सभी ऑर्गन्स जो हैं आपस में मिलेंगे और ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गन सिस्टम के नाम मैं बताऊंगा, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ये एक ऑर्गन और जो आपका ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। हमारे न्यूरॉन्स की बात कर लें हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सिस्टम। ये न्यूरॉन सिस्टम जो होता है ये बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनता है और हमको थिंकिंग की कैपेबिलिटी देता है, एनालाइजिंग की कैपेबिलिटी देता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो सेलुलर लेवल से ये स्टार्ट होता है और फिर आपके ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि आपके ऑर्गन सिस्टम तक बनाने का ये काम करता है ना। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्शियसनेस का, है ना, जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स आपके ऑर्गेनिज्म का। तो कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो हमारे जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, कोप अप कर पाता है, एनवायरनमेंट को वो समझता है, खुद को भी वो समझता है और एनवायरनमेंट को भी समझता है ना, रियलाइज कर पाता है कि हाँ कोई चीज़ बाहर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे। तो ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव, ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं एंड रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, सेंसिटिव भी होते हैं, दैट मीन्स उसमें सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अगर सपोज करो कि कोई चीज़ गर्म है और गर्म चीज़ में अगर हम हाथ लगा देते हैं तो हम क्या करेंगे, तुरंत हाथ पीछे करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे उसमें सेंसेस हैं और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, सेंस करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड भी देते हैं, और जिसके कारण ये रिस्पॉन्ड आ रहा है, जो बेसिकली फैक्टर है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीमुलाई। जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉलीटेंट्स भी वो हो सकता है। तो जो स्टिमुलाई है वो कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों ही हो सकता है, जिसको हम सेंस करके या फिर जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म सेंस करके क्या करता है, रिस्पॉन्ड देने का काम करता है। तो कॉन्शियसनेस उसमें देखने को मिलती है। एनिमल हैव सेंस ऑर्गन। हम अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हम खुद जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अलावा उसमें न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, एंड हेंस दे आर
कंपेरेटिवली मोर सेंसिटिव देन प्लांट्स। और क्योंकि एनिमल के पास इतने ज़बरदस्त ऑर्गन्स है जैसे कि न्यूरॉन सिस्टम और सेंस ऑर्गन, जिसके कारण वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव देन अदर्स। और अदर्स में आपका प्लांट है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे से सारे के सारे उनसे सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस उनमें होता है जिनमें न्यूरॉन सिस्टम मिलता है। और ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। देखो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं अपने आसपास के इलाके को क्या करते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तभी तो क्या कर पाते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। बट ह्यूमंस जो हैं इनमें सुपीरियर माना गया है क्योंकि उसको उसके पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट मीन्स वो खुद को पहचान सकता है कि हाँ मैं कौन हूँ, है ना, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। सो वी आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर हमारे पास सेल्फ कॉन्शियस है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम यहाँ पे आप देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड जो है, ये जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी डिफरेंसेस, है ना। हमारे आसपास आप देखो चारों तरफ आपको डिफरेंसेस हर जगह पे दिखेंगे, है ना। हर जगह पे आपको दिखेगा कि नहीं ये इससे थोड़ा सा ऐसा अलग है, ये इससे ऐसा अलग है, ये दिखाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और अर्थ। हमारी पूरी दुनिया में, दैट मीन्स हमारी अर्थ में, ये जो हमारी जो छोटी सी एक दुनिया है जिस अर्थ के ऊपर समाई हुई है, इस पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी नंबर में है, जितने भी टाइप में है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और अभी तक हम जो है कितना डिस्क्राइब कर चुके हैं, 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि नहीं देखो कौन सा कितना टाइप के मिल रहे हैं, ये अलग आ गया तो ये अलग आ गया, पहले कैसे थे आज कैसे हैं बाद में कैसे हो जाएंगे। मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हमको मिल रहा है ना, देखने को, जो जिनको हमने कभी फाइंड आउट नहीं किया वो भी अब हमको मिलने लग गए हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को पहचान जाते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ठीक है ये तो अलग है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए उसका नाम। क्या होना चाहिए, उसका नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म हमने देखा है उसका नाम रखना, उसका प्रॉपर नाम देना ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। सो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्टैंडर्ड नेम, एक किसी ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नेम असाइन करना कि हाँ आज से इसका नाम ये है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमनक्लेचर। हम स्टैंडर्ड नेम का मतलब होता है यहाँ पे साइंटिफिक नेम। क्यों वही साइंटिफिक नेम, क्यों साइंटिफिक नेम बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके पीछे के क्या कारण होगा, साइंटिफिक नेम ही क्यों दें, कुछ भी नाम क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि होता क्या है कि लोकल या फिर रीजनल, अगर हम बात करते हैं लोकली, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलेंगे या फिर वर्निकुलर नेम बोलते हैं। ठीक है, वर्निकुलर नेम या कॉमन नेम, जो इसका मतलब लोकली उसको पहचानते हैं, कहीं भी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ इसका नाम होगा ही होगा, है ना। तो ये कॉमन नेम जो है वो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ की में अलग अलग होता है, तो इसके कारण क्या, अगर वो बोलता है कि यार इसके बारे में हमको बताना है, अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं भाई, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड नेम रखना बहुत ज़रूरी होता है जो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉमनक्लेचर का एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम नॉमनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमनक्लेचर को दैट मीन्स उसको नामकरण करने के लिए, उसका नाम रखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, है ना। और वो रूल्स बनाने का जो जिम्मा है वो ICBN और ICZN ने ले रखा है। अब ICBN और ICZN क्या है, यहाँ पे ICBN जो होता है वो बेसिकली प्लांट के नाम कैसे रखे जाएं उसके बारे में बताता है, उसके बारे में क्राइटेरिया देता है, उसके बारे में प्रिंसिपल्स बताता है कि ऐसे ऐसे इस रूल को फॉलो करो और इसका नाम ये आप रख लो। उसी तरीके से ICZN जो होता है वो एनिमल्स के नाम को बताता है कि ये रूल्स फॉलो करो, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करो, ये क्राइटेरिया फॉलो करो और आप इसका नाम ये रख लो। ICBN का मतलब होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। वही ICZN का नाम होगा पूरा
इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। आगे समझ में क्या होता है फुल फॉर्म इसके। चलो, अब यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे आपका स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो आपको तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम जो होते हैं उसको जब रखते हैं तो उसमें दो नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? दो नाम होते हैं। इसको हम बोलते हैं दो कंपोनेंट। स्पेसिफिक या फिर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होगा जेनरिक नेम और सेकंड होगा स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब नाम रखते हैं तो उसको हम दो कंपोनेंट में रखते हैं, है ना। जैसे कि हमारा नाम है ना, जैसे मेरा नाम है सुदीस वरकड़े, दैट मीन्स सुदीस यानी कि फर्स्ट नेम हो गया, और उसके बाद फिर वरकड़े दैट मीन्स लास्ट नेम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी रखेंगे तो फर्स्ट नेम रखेंगे और सेकंड नेम रखेंगे। तो फर्स्ट नेम को बोलते हैं जेनरिक नेम और सेकंड नेम को बोलते हैं स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जेनरिक नेम इज ऑलवेज प्लेस्ड फर्स्ट। जेनरिक नेम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा जो है वो क्या है, जेनरिक नेम, और इंडिका जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक नेम। तो यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे जो है दोनों ही मैंने आपको बता दिया। इंडिका जो है स्पेसिफिक नेम है, दैट मीन्स स्पेसिफिक एपिथेट है, और मैग्नीफेरा जो है वो बेसिकली जेनरिक नेम है। और यहाँ पे क्योंकि दो नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं और दो कंपोनेंट है बेसिकली इसमें, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब बाई, बाई मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टू कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। और इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक साइंटिस्ट ने दिया था जो कि है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की मेथड्स दी है। कुछ रूल्स देख लेते हैं कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला तो देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम का, है ना, वो कौन सा है, जेनरिक नेम, और सेकंड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। फर्स्ट नेम को जब हम लिखते हैं तो हमेशा उसको कैपिटल लिखा जाता है। जैसे ये देखो मैग्नीफेरा लिखा मैंने तो एम को हमेशा मैंने कैपिटल में लिखा है। देन उसके बाद जो दूसरा वर्ड आप जो दूसरा नेम आप लिख रहे हो स्पेसिफिक नेम, उसको हमको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। तो ये देखो स्मॉल लेटर से ही हमने स्टार्ट किया, और इसके अलावा आपने देखा होगा इसको कर दिया है हमने थोड़ा सा तिरछा, दैट्स मीन्स इटैलिक, है ना। तो ये जो नेम होते हैं बेसिकली जर्नली कैसे होते हैं, लेटिन में होते हैं। और यहाँ पे अगर हमें क्या करूँ, इसको मैं अगर वर्ड्स में अगर वो लिख रहा हूँ, हैंड रिटन लिख रहा हूँ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो हमको सेपरेटली अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर मैं इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखूँ, मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैंने क्या किया, उसको हाथ से लिखा है। तो अब मैं इटैलिक तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन कर लूंगा, वो भी सेपरेटली, एक साथ नहीं करना है ना, इसके बीच में गैप होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अंडरलाइन हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने बता दिया था, जब भी हम इसको प्रिंट लिख करेंगे या अपने ऐसा लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा इटैलिक में कर दे लिखेंगे, मतलब तिरछा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एब्रीविएट लिख सकते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है उसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि LINN डॉट लगा दिया, इसका मतलब है लीनियस। तो मतलब मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो बेसिकली लीनियस ने नाम दिया था। तो इस तरीके से क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट भी हम यहाँ पे कभी कभी ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट वो क्या होता है, वो होता है ऑथर्स नेम होता है बेसिकली। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्लासिफिकेशन हम बोलते कैसे हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कैटेगराइज कर देना। क्या करेंगे हम, चीज़ों को सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक। तो हमारे पास सपोज करो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उन ऑर्गेनिजम्स को हमको क्या करना है, कैटेगरीज बनानी है।
है ना, कि भाई ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं तो ये इनमें एक जैसे दिख रहे हैं तो इनको हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। इनको देखो, इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं एक जैसे दिख रहे हैं, इनको हमने अलग ग्रुप बना दिया। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को फिर हम एक ग्रुप में बिठा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टमेटिकली कैटेगराइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस, है ना। तो बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारी क्लासेस हम बना देंगे और इसी को हम बोल देंगे क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन जो होता है हमको हेल्प करता है स्टडी करने में। भाई बहुत सारे नंबर के ऑर्गेनिजम्स है, अर्थ में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बड़ा मुश्किल होगा अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो यही हमको ये क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हमको ये भी बताता है आइडेंटिफिकेशन करने में। कोई नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो हम उसकी क्लासिफिकेशन देख के आसानी से पता लगा सकते हैं, उसके फीचर्स देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है, और फिर उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसमें ज़रूर होंगी। तो ये हमको आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प कर देता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि फॉसिल्स की भी स्टडी करते हैं। तो जो पूर्वज हैं, फॉसिल मतलब क्या, फॉसिल्स मतलब वही जो दब गए हैं और अभी भी क्या है उनके कुछ अवशेष जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं, उनके जो रिमेनिंग मटेरियल्स हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, और उनकी स्टडी करते हैं। और स्टडी करके उनके फीचर्स देख के और आज के ऑर्गेनिज्म के फीचर देख के दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। और इससे हमको समझ में आता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स पहले रहे हैं और वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फाइंडिंग एवोल्यूशनरी पाथवे, है ना। हमको पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, है ना। तो क्लियर कट डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, समझ में आता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन जो हम क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ड है जो बार बार आता है वो है टैक्सोनॉमी, है ना। आखिरकार ये टैक्सोनॉमी क्या है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जो प्रोसेस है उसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी वही है, क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिजम्स का। बट यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा। किसमें करते हैं, डिफरेंट टैक्सा में। तो बहुत सारे टैक्सा होते हैं हमारे पास, उन टैक्सा में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते चले जाते हैं उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो टैक्सा जो है वो बेसिकली क्या है, ग्रुप है ना। क्या है ये, ग्रुप्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि स्पीसीज, स्पीसीज बहुत सारे होंगे तो स्पीसीज क्या है, टैक्सा है ना। तो बहुत सारे स्पीसीज होंगे, अलग अलग टाइप के स्पीसीज होंगे। तो उन स्पीसीज में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी के बेसिस में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कौन कौन से फीचर्स देखते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे डेवलप होता है, कैसे डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। इकोलॉजिकल क्या क्या इन्फॉर्मेशंस जो हैं उस ऑर्गेनिजम्स की हैं, इकोलॉजिकली दैट मीन्स जहाँ पे वो रह रहा है तो दूसरों के साथ के क्या इंटरेक्शंस हैं उसके, है ना, खुद जो है उसका रोल क्या है वहाँ पे। तो ये सारे के सारे बेसिस होते हैं टैक्सोनॉमी के। तो टैक्सोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो इन सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं और उसको एक स्पेसिफिक टैक्सा या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, बेसिस टू टैक्सोनॉमी। मतलब ये सब जो है बेसिस है, ये ऊपर की जो चीज़ें हैं इनको हम क्या करते हैं, अंडरटेक करते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं और फिर हम उसका एक स्पेसिफिक टैक्सना में इंक्लूड करते हैं, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा फ्लो डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी होती है वो हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, है ना, किस किस टाइप से वो काम करता है। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। पहले हमने क्या करा, पहले हमने कैरेक्टराइजेशन किया, ऑर्गेनिजम्स को देखा कि क्या क्या फीचर्स हैं अंदर, कैसे हैं, कैसा है, कैसा काम कर रहा है, कैसा काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें डिटेलिंग देखना कैरेक्टराइजेशन है। देन उसके बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, पता लगाएंगे कि भाई कौन से ग्रुप में ये आ सकता है ना, और क्या क्या उसके अंदर
फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर क्या है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि उसको हम कौन से टैक्सा में रखना चाहते हैं। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टैक्सा में इंक्लूड कर देंगे, और जैसे ही हम उसको स्पेसिफिक टैक्सा में इंक्लूड करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, उसका नेम, है ना। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है कि उसकी जेनेरिक नेम क्या है और उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है। तो जीनस और उसका स्पीसीज जैसे ही पता चलेगा तो हमको उसका नाम भी आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉमेनक्लेचर में पहुँच जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की मैंने आपको बताया कि कैसे उसको टैक्सोनॉमी की टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कैसे होती हैं। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में आपका सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन है, देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है, फिर क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर है। हम एक और वर्ड की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स आखिरकार क्या है, तो सिस्टमैटिक जो है उसका जो लेटिन वर्ड है एक टाइप का ही, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमा। क्या बोलते हैं इसको हम, सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली जमाना, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली जमाना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ डिफरेंट फीचर ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज इज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स किसको बोलते हैं हम, ब्रांच ऑफ साइंस है ये, है ना, ऑब्वियसली होगी ही। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पीसीज के अलग अलग फीचर्स को स्टडी करते हैं, डाइवर्सिटीज़ को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं, डाइवर्सिटीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं, और इसके अलावा उसके फीचर्स को भी स्टडी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे भी टैक्सोनॉमी की तरह आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमेटिक्स में हम रिलेशनशिप्स भी फाइंड करते हैं कि जो पूर्वज हैं उनसे कैसे वो रहे होंगे, है ना, कैसे उनसे रिलेटेड करते हैं। साइंटिस्ट जो है लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम ही क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, लीनियस जो है उन्होंने भी इस वर्ड को एडमायर किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितने टाइप की हो सकती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं कि आखिरकार टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम किसको बोलते हैं। सो द क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ a step in which each step present a rank और a taxonomic category और taxon। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी जब हम करेंगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रुप में जब हम क्या करेंगे और एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेंगे, तब एक हायरार्ची जो है वो डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, एक हायरार्ची, है ना, एक रैंक डेवलप होगी कि हाँ ये है, इस ग्रुप के अंदर ये सब ग्रुप होंगे, फिर सब ग्रुप के अंदर फिर सब ग्रुप होंगे, फिर उसके अंदर और ग्रुप्स होंगे। तो इस तरीके से एक हायरार्ची जो है वो बनेगी। क्या बनेगी, हायरार्ची बनेगी। तो हम इसको बोलेंगे रैंक। क्या बोलेंगे इसको हम, रैंक बोलेंगे। ठीक है, और वही बेसिकली क्या होता है, टैक्सोन होता है। तो टैक्सोन बेसिकली क्या है, एक टाइप की रैंक है ना। तो ईच टैक्सोन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे एक टैक्सोन क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। हम देखेंगे कौन कौन सा टैक्सोन जो है हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि किंगडम, है ना, किंगडम एक टैक्सोन है। देन उसके बाद फिर देखो यहाँ पे फाइलम और क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यहाँ पे एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोन। तो अलग अलग टैक्सोन मिलके ये सारे के सारी कैटेगरीज यहाँ पे बना रही है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, एक हायरार्ची मिल रहा है। तो एक किंगडम है, किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम्स हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमको एक हायरार्ची फाइंड आउट हो रहा है, एक हायरार्ची हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है।
ऊपर से नीचे मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो जो स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पे स्पीसीज जो है बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलर कहाँ पे होंगे ऑर्गेनिज्म? स्पीसीज में होंगे। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक टैक्सोन को हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीसीज का, है ना। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्पीसीज, जहाँ पे ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, है ना। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, है ना। मतलब बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिलेंगे इसमें। जैसे कि हम सारे जो ह्यूमंस हैं ये सभी एक स्पीसीज हैं, ये सभी क्या है? एक सिंगल स्पीसीज है, और ये आपस में क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे स्पीसीज के, वो सभी के सब ब्रीड कर पाएंगे। वही अगर हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस इज अ कैटेगरी ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीनस। दिखाई देने का मतलब है कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर है ना, काफ़ी हद तक कॉमन है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर characters in common in comparison to species of other genera। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनस क्या होगा? जीनस बेसिकली एक स्पीसीज है और वो दूसरा स्पीसीज है, उन दोनों स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लो, पोटैटो, टोमेटो और ब्रांजिल। तो पोटैटो, टोमेटो और ब्रांजिल जो होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज हैं, बट उनके बीच में भी क्या होती हैं? सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, इसीलिए उसको हमने एक स्पेसिफिक जीनस में रख दिया, इन तीनों को ही, वो है सोलेनम। तो सोलेनम एक जेनरा है, दैट मीन्स एक जीनस है जिसके अंदर पोटैटो, टोमेटो और ब्रांजिल तीनों ही आते हैं, क्योंकि इन तीनों ही स्पीसीज में कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको सिमिलर बनाती हैं। उसके बात करेंगे हम यहाँ पे फैमिली का। फैमिली जो होता है, जो रिलेटेड जेनरा होते हैं उनको हम क्या करेंगे? फैमिली में इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि आपका फिलिडी फैमिली जो है उसमें पैंथेरा और फेलिस, ये दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। पैंथेरा और फेलिस ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, है ना, दैट मीन सिमिलर कैरेक्टर्स इन दोनों के। तो ये दोनों जीनस हैं, बट ये अलग जीनस है पैंथेरा, और फेलिस अलग जीनस है। इन दोनों को हम एक ही फैमिली में रखते हैं, तो एक ही फैमिली के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए, पैंथेरा एंड फेलिस। ऑर्डर हम बोलते हैं जो फैमिलीज होती हैं, जो जिनमें रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनमें सिमिलरिटीज होती हैं, उनको हम एक ऑर्डर में असेंबल कर सकते हैं। जैसे कि आपका फिलेडी और कैनिडी, मतलब डॉग और फिलेडी, ये दोनों ही एक ही ऑर्डर में आते हैं, और वो कौन सा है? कार्निवोरा। ठीक, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया कार्निवोरा का। देन उसके बाद हम क्लास की बात करेंगे, तो जो ऑर्डर रहते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स को हम एक क्लास में रख देंगे। जैसे कि एक है प्राइमेटा, है ना, प्राइमेटा और कार्निवोरा। प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों ही को ही हम मेमेलिया क्लास में रखते हैं, क्योंकि ये इनमें क्या होते हैं? मेमल्स होते हैं, मतलब ये इनमें जो मिल्क ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फिर आते हैं हम फाइलम में और डिवीज़न में। फाइलम जो होता है वो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, और एनी प्लांट के लिए हम डिवीज़न यूज़ करेंगे। तो बेसिकली दोनों ही सेम रैंक होती है ना, दोनों ही सेम रैंक है। तो जो रिलेटेड क्लासेस होती हैं, जिन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप मिलता है, उसमें हम एक ही फाइलम या फिर डिवीज़न में इसको हम ऐड कर देते हैं। कुछ यहाँ पे नाम बताता हूँ, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स, मेमेलिया, ये सभी कॉर्डेटा फाइलम के अंदर इंक्लूड करते हैं हम। इसके बाद बात करेंगे हम किंगडम का। तो जो फाइला होता है, जो एक जैसे होते हैं, जिनमें टिपिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उनको हम किंगडम में इंक्लूड कर देंगे। और किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सोनॉमी की। हाईएस्ट जो कैटेगरी है वो है किंगडम। ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिक, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो स्पीसीज जो है सबसे स्पेसिफिक यहाँ पे टैक्सा होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हाईएस्ट जो कैटेगरी है उसमें प्लांटी किंगडम आता है और एनिमेलिया किंगडम आता है। चलो, अब आते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपके रिलेशन आपके एग्जांपल्स हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैन की बात करते हैं। तो मैन का नाम जो है वो है होमो सेपियंस। ये बायोलॉजिकल नेम है, क्यों?
होमो दैट मीन्स ये जीनस है इसका, और है ना, और सेपियंस जो है वो बेसिकली इसका स्पीसीज है। ये जो सेपियंस है ये क्या है, स्पीसीज। और इसकी फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर जो है प्राइमेटा है, और क्लास क्या है, मेमेलिया है। वही फाइलम की बात करते हैं तो वो क्या है, कॉर्डेटा, और किंगडम क्या है, एनिमेलिया किंगडम में। अब हम बात करेंगे हाउस फ्लाई का, तो हाउस फ्लाई जो है वो मस्का डोमेस्टिका है। मस्का यहाँ पे जीनस है, और इसके बाद म्यूसिडेई फैमिली, देन डिप्टेरा ऑर्डर, और इंसेक्टा क्लास, और इसका इसका जो फाइलम होगा वो क्या होगा, ऑर्थोपोडा। वही मैगो की बात करते हैं, यहाँ पे दो एनिमल्स की बात हो गई। यहाँ पे मैगो की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका, इट्स साइंटिफिक नेम, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं। देन मैग्नीफेरा इसका जीनस है। एनाकार्डियेसी जो है ये फैमिली है। देन उसके बाद सेपिनेलिड्स जो है ऑर्डर है यहाँ पे। फिर डाइकोटिलेडोन जो है वो बेसिकली क्लास है, और एंजियोस्पर्मिया जो है वो इसका डिवीज़न होगा, क्योंकि डिवीज़न जो होता है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए। वही वीट का भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ट्राइटिकम एस्टिवियम बायोलॉजिकल नेम इसका। देन ट्राइटिकम क्या है, जीनस है। देन पोएसी जो है वो फैमिली है ना, और पोइल्स जो है वो उसका ऑर्डर है। देन मोनोकोटाइलिडोन्स होते हैं ये, है ना, ये डाइकोटिलेडोन्स होते हैं, मतलब मोनोकोट और डाइकोट। और इसके अलावा ये क्या है, ये एंजियोस्पर्मी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वीट और मैंगो है वो उनका जो डिवीज़न है वो कैसा है, सेम है। तो सेम डिवीज़न के प्लांट होते हैं ये, बट यहाँ से फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। देखो क्लासेस इसकी अलग अलग हो जाती हैं, है ना। वही अगर मैन और हाउस फ्लाई की बात करें तो ये दोनों एनिमल तो हैं, बट यहाँ पे ये कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, और ये ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से होती हैं क्लासिफिकेशंस, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स की। अगर टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें तो बहुत सारे प्लांट एनिमल होते हैं हमारे चारों तरफ, है ना। तो उनको स्टडी करने के लिए हमको क्या कुछ स्ट्रेटजीज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ यहाँ पे एड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से पहचान सकें, उनको स्टोर कर सकें, उनके बारे में स्टडी कर सकें, है ना। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे हमको टेक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्सोनॉमी के स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, है ना। इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, इस सब चीज़ों में हमको ज़रूरत पड़ती है टेक्सोनॉमी की। और यहाँ पे टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट के और एनिमल्स के, उनको हमको कलेक्ट करना पड़ता है, उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो पहले थे और अभी हैं, या फिर बाद में प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, हमको प्रिजर्व रखना पड़ता है ना। उनको देखना पड़ता है कि हाँ इसको यहाँ रखें, ताकि हम उसके स्टडी कर सकें, फर्दर उसको देख सकें। जैसे कि प्रीवियसली जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या करना पड़ता है, उनको हमको वापस से रिक्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम पहचान पाएँ कि एक्चुअल में एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए रहती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम बहुत सारे टेक्सोनॉमिक एड बनाए हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं, ये कौन कौन से आपके टेक्सोनॉमिकल एड हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हर्बेरियम का। तो हर्बेरियम में बेसिकली क्या करते हैं, हम इस तरीके से प्लांट मटेरियल को प्रेस करके रखते हैं, और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि उसका सीरियल नंबर क्या होगा, उसकी फैमिली क्या होगी, जीनस क्या होगा, मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, कब उसको कलेक्ट किया गया था, किसने उसको कलेक्ट किया, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन अब एक सीट में रख देते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो कलेक्शन हम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। सो बेसिकली हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस एंड कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। एक शीट पेपर पे इसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इसमें हम वही चीज़ें हैं कि आपके क्या नाम होगा उसका, है ना, कलेक्टर का नाम, देन उसका इंग्लिश लोकल और बॉटनिकल नेम, फैमिली के बारे में, उसकी कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम इसमें कलेक्ट करते हैं। वही हम बात करेंगे यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स की। तो बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट को फॉर द रेफरेंस पर्पस हम यहाँ पे रखते हैं, ताकि इस ऑर्गेनिज्म का कंपेयर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे कर सकें। तो बेसिकली बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट को रखते हैं, लिविंग प्लांट को रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन जो रहता है उसमें उस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साइंटिफिक नेम जो इंफॉर्मेशन रहती है वो लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचान पाएँ। कुछ यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन है कीव में,
देन उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो है हवारा इंडिया में। देन उसके बाद लखनऊ में भी एक है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी एक बॉटनिकल गार्डन है। इसके अलावा यूएस न्यूयॉर्क में यहाँ पे न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन के एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। देन उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे म्यूज़ियम के। म्यूज़ियम्स क्या होते हैं? म्यूज़ियम्स जो है उसमें हम यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो बेसिकली म्यूज़ियम वो प्लेस है जहाँ पे हम प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रिजर्व कंडीशन में रखते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर सकें और रेफरेंस भी ले सकें। इसमें को क्या करेंगे हम कि जो हमारे म्यूज़ियम होता है उसमें बहुत सारे कंटेनर और जार में प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशन के साथ ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसके कारण ये ख़राब ना हो जाए, है ना, ये जो होते हैं ख़राब नहीं होने देते चीज़ों को। तो स्पेसिमेंस जो कुछ होते हैं उसको ड्राई फॉर्म में भी रखते हैं, है ना। और किल्ड एंड पिंड इंसेक्ट्स भी यहाँ पे हम इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, मतलब बॉक्स होते हैं उसमें जो और इंसेक्ट्स हैं उनको पिन करके रख देते हैं। लार्ज बर्ड और एनिमल्स को भी यहाँ पे रखा जाता है। उसके अलावा एनिमल के स्केलेटन्स को भी हम यहाँ पे रखते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो म्यूज़ियम में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएंगी देखने को, और आप बिल्कुल जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रीवियस जो एनिमल्स कैसे थे और अभी के एनिमल्स यहाँ पे कैसे हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जूलॉजिकल पार्क जो होता है इसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, ठीक है। और उनको वहाँ पे क्या करते हैं, उनके लिए यहाँ पे फूड का भी प्रबंध करा जाता है, उनके बिहेवियर की स्टडी वहाँ पे की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे की के बारे में कि की क्या होता है। की बेसिकली यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन की मेथड्स है। तो यहाँ पे की इज द टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, है ना। और ये बेस्ड होता है उसके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसको यस और नो में क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे कि ये फीचर इसमें है या फिर ये फीचर इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी इस तरीके से हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूसली कलेक्ट करके यस नो करते जाएंगे और हमको हमारा ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर इसमें है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, दो कैरेक्टर्स लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या लेते हैं, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो दो कैरेक्टर कोई भी हम देख लेंगे कि ये इसमें है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और जब हम अपने फाइनल स्टेटमेंट में पहुंच जाते हैं कि हाँ ये चीज़ है या नहीं, तो यस और नो में पहुंचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या उसमें फर है ना, और अगर है तो यस और नहीं है तो नो। तो इस तरीके से अगर है तो क्या हो जाएगा, मेमल्स, और नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें फीदर है। तो हमारे पास ये रही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन और ये रही सेकंड इन्फॉर्मेशन, और यस नो जो है ये दोनों है क्या, हमारे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि उसमें फर है, यस और नो, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये है कपलेट, फर, हैज फर, यस और नो, दैट इज कपलेट। और फिर हम क्या करेंगे, एनिमल्स को देखेंगे और ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद हम क्या बोलेंगे कि अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर है तो हम क्या बोलेंगे, वो मेमल्स हो सकता है। फिर हम फीदर देखेंगे, क्या उसमें फीदर है, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर अगर उसमें नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अगर है तो क्या हो सकता है, वो बर्ड हो सकता है, ठीक। मतलब यहाँ पे फर है, यस, तो मेमल्स हो सकता है, अगर फीदर भी है तो बर्ड हो सकता है। और अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, और नहीं हो रहा तो वो गिल हो सकता है। मतलब गिल है कि नहीं फिर ये देखेंगे, अगर गिल है तो फिश हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर वो एम्फीबियन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर 2 हो सकते हैं, एक यस हो सकता है, नो हो सकता है, मतलब ये है कपलेट। और जो हम स्टेटमेंट दे देंगे यस और नो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीड, उसको क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। तो द ईच स्टेटमेंट इज इन द की इज कॉल्ड लीड। तो हम क्या करेंगे कि सेपरेट टेक्सोनॉमी की जो है वो हमको रिक्वायर्ड होती है अलग अलग फैमिली और जीनस और स्पीसीज़ को पता करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलग अलग कीज़ जो है, मतलब अलग अलग कीज़ जो हैं
वो आपके पास रहेंगी, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पे है। अब अदर डिस्क्रिप्शंस भी हैं यहाँ पे, कुछ और रिकॉर्ड्स भी हैं, रिकॉर्ड और मीन्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो पता लगा मतलब ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि बहुत से फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग होते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के। इसके अलावा अगर फ्लोरा की बात करें हम यहाँ पे, तो फ्लोरा में क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हो और आपको पता करना है कि वहाँ पे जो प्लांट है उस एरिया में कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, फ्लोरा उठा लोगे, वहाँ पे वहाँ बोलोगे कि मुझे फ्लोरा दिखा दो। फ्लोरा जो रहेगा उसमें आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, एक बुक रहेगी बेसिकली ये, है ना। तो सभी के सभी जितने भी प्लांट वहाँ पे हैं उस एरिया में, वो आपको वहाँ पे उस बुक से पता चल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। इसके अलावा मैनुअल्स मिलेंगे आपको, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के मैनुअल्स आप देख लोगे तो मैनुअल्स में आपको उस एरिया में जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्पीसीज़ हैं। देन इसके अलावा मोनोग्राफ्स होता है जिसमें एक टैक्सोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो एक टैक्सोन के बारे में अगर आपको देखना है, जैसे कि किसी स्पीसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप उसका मोनोग्राफ उठा लो, तो उसका मोनोग्राफ जैसे ही पढ़ोगे तो आपको सारे के सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पता चल जाएंगी। चलिए, अब ये आपका चैप्टर हो चुका है एंड आई होप आपको ये बहुत ही मज़ा आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।